हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोगों का टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोगों ने जो देख लिया था उसकी खामियों को ठीक करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम बनाकर भेजा गया। संशोधन अधिनियम से यह पता चलता है कि कोई न कोई पीछे गलती हुई होगी जिसको सुधार करने के लिए एक नियम बनाकर भेजा गया है। इसी को हम लोग अमेंडिंग एक्ट 1781 कहा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में अमेंडिंग एक्ट 1781 के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। कैसे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसमें क्या क्या खामियां हुई जिसके चलते वह फेल हुआ या विफल हुआ, और उसको कैसे कैसे सुधार करने के लिए यह नियम लाया गया और क्या क्या उसमें बदलाव किया गया, जिससे रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें काफ़ी हद तक सुधार किया गया। जिसके तहत किया गया वह है अमेंडिंग एक्ट 1781 के तहत किया गया। तो चलिए आज हम लोग अमेंडिंग एक्ट 1781 के बारे में देखेंगे। पहले देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए यह एक्ट लाया गया था, जिसको अमेंडिंग एक्ट 1781 कहा जाता है। अमेंडिंग एक्ट 1781 कहा जाता है और इसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। पेपर में अक्सर पूछता है अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून, तो आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा। अमेंडिंग एक्ट को क्या नाम दिया जाता है? बंदोबस्त कानून, यानी किसी भी चीज को व्यवस्थित ढंग से करना। बंदोबस्त यानी व्यवस्थित करके ठीक कर देना, यानी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को क्या करे? व्यवस्थित कर दे या सुधार करे। इसी को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधार करेगा 1781 का संशोधन अधिनियम। इसी को क्या कहा जाता है? अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून। अगर हम लोग देखें क्या क्या सुधार हुआ या क्या क्या बदलाव हुआ, अगर 1781 का इस संशोधन अधिनियम के विशेषताओं के बारे में जिक्र करें तो चलिए देखते हैं। पहला, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। अब क्षेत्राधिकार से पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्षेत्राधिकार में शामिल किया, और फिर जब यह नियम पास होकर आया तो क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ऐसा हुआ क्यों क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और गवर्नर जनरल जैसे नाम पड़ा, अब किसी ऐसे व्यक्ति को गवर्नर जनरल बना दिया जाए और सारे पदभार दे दिया जाए जो पहली बार हो ऐसा, तो या तो ज़्यादा पावर मिलने के कारण आदमी निरंकुश हो जाता है, यानी वह प्रजा को सताने लगेगा, उस पर तरह तरह के नियम कानून, फालतू नियम कानून लगाएगा, तरह तरह की धोखाधड़ी करेगा। ऐसा ही हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में। जब जनरल को गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया, यानी गवर्नर जनरल बना, उन्होंने अपना अत्याचार करना चालू कर दिया, जिसको देखते हुए यह अधिनियम लाया गया और उसको क्या कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया या बरी कर दिया गया। अगर आपसे मोटा मोटी पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट फेल होने के पीछे क्या कारण है, तो आप लोग सीधा सीधा कह सकते हैं गवर्नर जनरल जो था वह निरंकुश हो गया, शक्तियों के कारण निरंकुश हो गया, और वह प्रजा पर क्या करने लगा? अत्याचार करने लगा, धोखाधड़ी, इधर लूटपाट उधर लूटपाट, या जो भी पैसा हो उसमें से घपला करके अपने रख लेना, कंपनी को पूरा पैसा न देना, तो चोरी, सीधा सीधी कहा जाए तो चोरी करने लगा, जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ? विफल हुआ। दूसरा, अगर हम लोग देखें इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, जो राजस्व संबंधित मामला होता है तथा राजस्व असुली, पहले जो भूमि कर लगता था, जो भी अनाज पे टैक्स लगता था, इन सब राजस्व में आएंगे सब। तो राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। अब क्षेत्राधिकार पे था तो पैसा अगर किसी खेत से 10,000 लिया गया तो गवर्नर जनरल क्या करता था? उसमें से 8,000 6,000 अपने रख लेता था और कंपनी को दिखाता था कि 3,000 2,000 मिला है। तो क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब हम लोग तीसरा अगर देखें, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी नागरिकों को, कलकत्ता का जो सभी नागरिक थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। यानी जितने भी कलकत्ता के नागरिक थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बांध दिया गया। और यह नियम बनाया गया क्योंकि हिंदू और मुस्लिम
बाहुल्य था, हिंदू उस समय और मुस्लिम जातियों का बाहुल्य था, और हर एक जाति का अपना नियम कानून होता है। और यह निर्देश दिया गया संशोधन अधिनियम में कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों पे वाद विवाद हो या कोई नियम बनाना हो तो दोनों के अपने निजी कानून के हिसाब से इनके वाद विवाद और नियम बनाए और उसको क्या करें, रेगुलेट करें। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से ही उन पे क्या करेगा, मसलों को तय करेगा या नियम बनाएगा, यानी उनके मसलों को क्या करेगा, तय करेगा। इसके बाद अगर हम लोग चौथा देखें, इस कानून के द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय, प्रांत में हर एक प्रांत में छोटा छोटा न्यायालय होता है, तो प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल ई काउंसिल के यहाँ दायर हो। यानी कोई भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में न जाकर प्रांतीय न्यायालय, यहाँ पे प्रांतीय न्यायालय जो छोटा छोटा न्यायालय होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसके बाद छोटे छोटे न्यायालय होंगे, तो छोटे न्यायालय में मामला दायर न करके, दर्ज न करके सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो। यानी डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो प्रांतीय न्यायालय थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, धोखाधड़ी हो रहा था, जिसको इस नियम के हिसाब से बनाया गया कि अब यहाँ पे प्रांतीय न्यायालय का महत्व हटा दिया गया और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील को दायर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग पांचवा देखें, इस कानून में गवर्नर जनरल ई काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम विनिमय बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी छोटे छोटे जो न्यायालय थे उनके नियम कानून को बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल ई काउंसिल को प्रदान हुआ। यानी छोटे छोटे न्यायालयों के लिए नियम कानून गवर्नर जनरल ई काउंसिल बना सकता है। आई होप आप लोगों को यह 1781 का संशोधन अधिनियम यानी अमेंडिंग एक्ट 1781 के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।